ओके। कल हमने क्या करा था? कल तो इसलिए हमारा हो गया था, ये पार्टी में पड़ा था के लिए। दोनों पे आवाज आ एक रही सेकंड है। रुकना। यार आपकी आवाज बहुत कम आ रही है और राजीव जो मौर्य है उनका माइक ऑन है तो उनके साइड से आवाज आ रही है। क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज हेलो। कम आ रही है। हाँ, इस पर क्या बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। और मैं बोल रही हूँ आपकी साइड से अच्छा आवाज ठीक है, कम आ राजीव रही है। मौर्य जी, आप अपना माइक ऑफ करेंगे? हाँ राजीव और उनको मौर्य। बोल रही हूँ ओपन। हेलो। राजीव मौर्य जी, माइक ऑफ करेंगे? म्यूट कर दिया किसी ने। क्या हुआ? मेरी आवाज तुम्हारी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मेरी आवाज कम आ रही है बहुत ज्यादा। एक काम करिए, एक काम करिए ना, मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करिए और उसको 200% बढ़ाइएगा एक बार। अब कर दिया, अब ठीक है। 200% करिएगा मेरी आवाज को। आपको आवाज लेट जा रही है सर, रीज्वाइन एक करिए एक बार। बार। हेलो। हाँ, हाँ अभी सर। ठीक आ रही है, बोलिए। अब आ रही है क्या? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ अब ठीक है। तो मैं वही बोल रहा था, कल हमने ये पार्ट सेकंड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लेक्चर हमको कंप्लीट कर लिया था, तो पार्ट थर्ड हमारा स्टार्ट होने वाला था, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट कमेटी। तो इनको स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली देख लीजिएगा, काफी अच्छे से क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, और आप लोग टेस्ट भी लगा रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और आपको प्रेसिडेंट चैप्टर नंबर 17 लगते हैं काम। ठीक। तो अगर आप प्रेसिडेंट के बारे में देखते हैं तो आपके आर्टिकल 52 से 78 के बीच में मेंशन है। 52 से 78 तक आपके प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन है, जो कि आपके पार्ट किस में आता है? पार्ट 5 में आता है। ठीक। अगर आप देखते हैं तो ये इलेक्शन मतलब किसके थ्रू कैसे क्या चूज होके आते हैं, तो आपको पता ही होगा इसके अंदर। इनके इलेक्शन के अंदर कौन कौन भाग लेता है? एक तो आपके इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के होते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन वो होते हैं दोनों, मतलब आपके कौन, एमपीज, एमएलए वगैरह। ठीक। और आपके जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं यूटी के, यूनियन टेरिटरीज के, जैसे कि आपकी यूटी में दो में लेजिस्लेटिव असेंबली है, एक तो दिल्ली में और एक आपकी पुडुचेरी में। तो इन दोनों असेंबली के आपके मेंबर देखने को काफी अच्छे से मिलेंगे। ठीक। चलिए, ये तो आप लोगों को कॉमन सी चीजें पता है काफी अच्छे से, है ना? जो कि और एक थोड़ा सा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका वोट कैसे काउंट होता है। जैसे आपका वोट होता है एक एमएलए का, तो एमएल हम क्या होते हैं, ये सबसे पहली बात ये इन द सेंस कि पीपल इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जिन प्रतिनिधि को हमने चुना है वो प्रतिनिधि इनको चुन रहे हैं, तो हमको ये लगता है कि चलो जिसको हमने चुना है वो हमारे लिए कोई अच्छा ही इंसान को चुनेगा। ठीक। तो उसमें जो एक वोट होता है एमएलए का, वो कैसे काउंट होता है? जो टोटल पॉपुलेशन होती है किसी स्टेट की, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, जितने इलेक्टेड मेंबर्स हो रहे हैं। हाँ, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। हाँ, है ना? जो एक वोट होता है एमएलए का, वो क्या काउंट होता है? टोटल पॉपुलेशन जितनी स्टेट की होती है अपॉन जितना नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स हैं इन 2000, तो यानी कि वो आपके एक एमएलए की वोट निकल के आ जाएगा। ठीक। वहीं पे वोट ऑफ एमपी, टोटल वैल्यू जो है वोट की एमएलए की डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक। तो वहां से आपकी निकल के आती है एमपी की वोट। ये आप लोगों को पता ही होगा, आपको पता है, हम रिवाइज ही कर रहे हैं। और ये प्लस यूपीएससी 2018 में ये पूछा जा चुका है कि जो वैल्यू ऑफ वोट है ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। यार एग्जैक्टली यार, किसी स्टेट में कितने मतलब आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो काफी एमएलए देखने को मिलते हैं। लोकसभा में भी 80 सीट पे, लोकसभा की 80 सीट होती हैं। ठीक। और वहीं पे अगर मैं गोवा की बात कर लूँ या तमिलनाडु की बात कर लूँ, तो वहां पे जो सीट्स होंगी एमएलए की वो कम होंगी। तो ऑब्वियसली बात है, जब पॉपुलेशन आ रहा है उसके एमएलए की वोट की वैल्यू को काउंट करते समय, तो एग्जैक्टली जब पॉपुलेशन वेरी करेगी तो जो वोट है, वैल्यू है वोट की, वेरी करेगी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ठीक।
ओके, कोई इशू नहीं है। ये यूपीएससी में स्टेटमेंट आ चुका है 2018 में। ठीक, कि ये होता है कि नहीं होता। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें अगर मैं आप लोगों को क्वालिफिकेशन की बात करूं तो उसमें वही कि 35 साल से ऊपर की एज का होना चाहिए और प्लस लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, और जो वो उसकी ओथ है वो एडमिनिस्ट्रेड किसके द्वारा करी जाती है? सीजीआई के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक, ओके, और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और प्लस जिस टाइम पे हम सिटीजन से पढ़ रहे थे उस टाइम पे एक चीज और देखी थी कि नेचुरलाइज सिटीजन और प्लस बाय बर्थ सिटीजन दोनों एलिजिबल हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, बट यूएसए में सिर्फ बाय बर्थ सिटीजन अलाउड है। ठीक, इंडिया में आपका सिटीजन बाय बर्थ, सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन, दोनों पर्सन एलिजिबल हैं आपकी प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, बट यूएसए में सिर्फ सिटीजन बाय बर्थ ही एलिजिबल है आपकी पोस्ट के लिए। इसको ध्यान रखिएगा। कंडीशन क्या होती है इनके ऑफिस की जिस टाइम पे ये प्रेसिडेंट की पोस्ट को होल्ड कर लेते हैं? ये किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इंडल्ज नहीं होते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इनको इम्यूनिटी मिली हुई होती है, इवन अगर इनका पर्सनल भी कोई है, ठीक, वो भी है ना। और 2 मंथ का नोटिस दिया जाता है सिविल प्रोसीडिंग्स अगर कुछ ऐसे चल रहे हैं तो। आपको पता है ना आर्टिकल 361 के तहत गवर्नर और प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी मिली हुई है इन सब चीजों से। ठीक, और इनका जो टर्म होता है वो आपका 5 साल का होता है। ये रिजाइन किसको करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को करते हैं। एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए कितनी भी बार आप एलिजिबल, मतलब आप इलेक्शन लड़ सकते हैं प्रेसिडेंट का। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। इम्पीचमेंट कैसे होता है? इम्पीचमेंट से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आ चुके हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, इनके इम्पीचमेंट से रिलेटेड आप टेस्ट सीरीज में भी देखे होंगे। इम्पीचमेंट होता है इनका अगर ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर ये संविधान का वायलेशन कर देते हैं तो इनका इम्पीचमेंट होता है बेसिकली। ठीक, और वो किसी भी हाउस से इनिशिएट करा जा सकता है, मीन्स किसी भी हाउस, चाहे वो आपका लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों में से किसी भी हाउस से इनिशिएट कर दिया जाता है, बट 1/4 मेंबर के द्वारा साइन करा गया हो वो इनिशिएटिव। ठीक, और 14 दिन का नोटिस सर्व करा जाता है प्रेसिडेंट को, और रेजोल्यूशन को पास करा जाए दोनों हाउसेस के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक, और इसके अंदर आपके इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा के, तो पार्टिसिपेट, मतलब अगर आप इम्पीचमेंट का देखें, इम्पीचमेंट का बताएंगे, तो इसमें आपके जो स्टेट के एमएलए वगैरह होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ इलेक्टेड और जो नॉमिनेटेड मेंबर है, मतलब इलेक्टेड मेंबर प्लस नॉमिनेटेड मेंबर लोकसभा के और राज्यसभा के, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हुए आपको दिखेंगे। ठीक, ओके, कोई भी मेंबर आपको स्टेट लेजिस्लेचर या यूटी से देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए इनका थोड़ा सा कुछ वैसे जान लेते हैं कि पावर क्या प्रेसिडेंट की, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें तो अगर जितनी, ये एक तरीके से क्या है एग्जीक्यूटिव, क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर है, क्योंकि जितने भी सारे काम होते हैं वो आपके प्रेसिडेंट के नाम से ही होते हैं। अगर जो आपका प्राइम मिनिस्टर है वो भी कुछ काम करता है तो आपके वो प्रेसिडेंट के ही नाम पे करता है। ठीक, अगर कुछ भी ए टू जेड हो रहा है तो आपके प्रेसिडेंट के नाम पे ही वो काम होता है। जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन ऑफ इंडिया की वो आपके प्रेसिडेंट में होती है। ये ध्यान रखना, 2015 यूपीएससी का स्टेटमेंट है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, एग्जैक्टली ये सही बात है। ठीक, तो इसको ध्यान रखना कि जो आपकी एग्जीक्यूटिव पावर है वो आपके प्रेसिडेंट के हाथों में होती है, ना कि प्राइम मिनिस्टर या इन सब के हाथों में देखने को मिलती है, क्योंकि जितने भी सारे काम है वो आपके प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। लेजिस्लेटिव पावर में अगर देखा जाए तो ये नॉमिनेट करता है आपके, मतलब 12 एमपी राज्यसभा में। ठीक, काफी अच्छे से ऑर्डिनेंस इशू करते हैं आर्टिकल 123 का यूज करते हुए। ठीक, लोकसभा को डिसॉल्व करने का काम करते हैं, अपॉइंट करते हैं स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर को, जब जरूरत होती है ना।
तो इनकी लेजिस्लेटिव पावर भी काफी अच्छी है। फाइनेंशियल बिल की अगर बात करी जाए तो मनी बिल की प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। यूनियन बजट प्रेसिडेंट समन करते हैं काफी अच्छे से, फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जुडिशियल पावर देखी जाए तो अपॉइंटमेंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, ठीक, जजेस का सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ठीक। और ये मतलब जो रिलीफ है इसमें सजा है वो रिलीफ भी देते हैं, आपको पता है पार्डनिंग पावर है इनके पास, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। कुछ इनके पास वीटो पावर है, 3 वीटो पावर है इनके पास, प्रेसिडेंट के पास। कौन-कौन सी? एक एब्सोल्यूट वीटो, एक सस्पेंसिव वीटो और एक पॉकेट वीटो, ठीक। मतलब अगर एब्सोल्यूट वीटो में आ जाए तो एब्सोल्यूट वीटो में क्या होगा कि ये मतलब असेंट को काफी दिनों तक देते ही नहीं है, है ना? मतलब ऐसा समझो कि वो बिल खत्म हो गया, ऐसा एक सेंटेंस हो जाता है कि इनके पास बिल रखा है और ये असेंट नहीं दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है वो बिल, फिर जब असेंट ही नहीं मिल रहा है तो वो बिल का मतलब एंड ही हो गया। तो ऐसा बोलते हैं ना, टू बिड होल्ड इज असेंट टू बिल देन बिल एंड, मतलब उसका कुछ उनका जवाब आता ही नहीं है, ठीक। सस्पेंसिव वीटो में जिस टाइम पे ये बिल मतलब बिल को क्या करते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न करते हैं, ठीक। बट मनी बिल पे तो आपको पता है मनी बिल पे कोई भी ऐसा की रिटर्निंग पावर नहीं होती है, ये रिटर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक। अगर रिटर्न भी करा तो दोबारा अगर इनके पास वो बिल आया तो इनको वो पास ही करना पड़ेगा, ठीक। सस्पेंसिव वीटो में ये है। पॉकेट वीटो में, पॉकेट वीटो में बेसिकली ऐसा समझो, ये पहली बात तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे लागू नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे पॉकेट वीटो लागू नहीं होती है। ये इसका कुछ भी नहीं पता होता है कि इंडेफिनिट टाइम इन द सेंस कि इन्होंने कुछ भी एक्शन लिया ही नहीं है जीवन में, मतलब कई सालों साल से ऐसे ही पड़ा है वो बिल, बहुत सालों से, ठीक। बहुत सालों से वो लगातार ऐसे ही पड़ा है, उसका कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। एब्सोल्यूट वीटो में थोड़ा सा ये होता है कि चलो एक बार को ले भी सकते हैं, लेकिन इसमें है ही नहीं, इनका कुछ एक्शन निकल के ही नहीं आता है उसमें। बट इसमें एक्सेप्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे इनकी पॉकेट वीटो नहीं लागू होती है, ठीक। ध्यान रख लेना। कुछ वीटो पावर इनकी स्टेट विल से रिलेटेड, आर्टिकल 200, ठीक। आर्टिकल 200 क्या, गवर्नर बेसिकली क्या लेता है, असेंट लेता है, ठीक। ये रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए बिल, किसी स्टेट का गवर्नर प्रेसिडेंट की असेंट के लिए रिजर्व कर सकता है बिल को, ठीक। काफी अच्छे से। और आर्टिकल 201 क्या है, इफ अगर प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए स्टेट बिल आता है तो उसके पास वही सेम 3 ऑप्शन होते हैं, असेंट दे सकता है, ये डायरेक्ट गवर्नर को वो रिटर्न कर सकता है बिल को, और प्लस को, और यहाँ पे इन केसेस में प्रेसिडेंट बाउंड ही नहीं होता है इनको असेंट देने के लिए। तो आपके स्टेट से रिलेटेड भी वीटो है क्या, कि अगर गवर्नर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल को रोकना चाहे तो आराम से रोक सकता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। और आपकी इसमें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आपको देखने को मिलती है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस हो, ठीक। या पार्लियामेंट आपके सेशन में नहीं है तो उस टाइम पे अगर कुछ ऐसा किसी कानून की जरूरत होती है, ठीक, तो उस टाइम पे वो एक ऑर्डिनेंस लाता है। ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 123 के थ्रू, ठीक। कंडीशन क्या होती है कि लोकसभा या राज्यसभा कोई भी सेशन में नहीं है, ओके। तो अगर इनको प्रेसिडेंट को लगता है कि ऑर्डिनेंस लाना जरूरी है तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाती है कि व्हेन ही इज सेटिस्फाइड। तो अब ये समझो कि जब ये सेटिस्फाइड होता है, मतलब इन द सेंस कि जब इनको जरूरत महसूस होगी तो तब ये ले आएंगे। तो ये जो सेटिस्फैक्शन है, मान लीजिए कि अगर जरूरत है ये तब भी नहीं लेकर आ रहे ऑर्डिनेंस, तो तब क्या होगा, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों सेशन में नहीं है, लेकिन जिस टाइम पे जरूरत है ऑर्डिनेंस लाने की उस टाइम पे ये नहीं ला रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक चीज है क्या, कि व्हेन ही इज सेटिस्फाइड। तो ये जो सेटिस्फाइड वाली चीज है, तो इसको फिर मतलब ये तो आपका क्या करेगी, ये तो एक राजा वाली बात हो गई कि जब इनको मन है तब लाएंगे, जब नहीं है तब नहीं लाएंगे। तो इसमें क्या करा गया है, इस सेटिस्फाइड चीज को जुडिशियल रिव्यू के अंडर में रखा गया है, ठीक।
ये जो सेटिस्फेक्शन है अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आपके ये किसके अंडर में है? जुडिशियल रिव्यू। ठीक, इसका जुडिशियल रिव्यू होता है जब पार्लियामेंट आपकी एक साथ मिलती है, तो इस बिल को, ये जो ऑर्डिनेंस है, इसको अप्रूव करा जाना चाहिए, वरना ये 6 महीने के बाद एक्सपायर हो जाता है। मतलब विद इन 6 मंथ ये जो ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं आर्टिकल 123 के थ्रू प्रेसिडेंट, तो 6 महीने की इसकी वैलिडिटी होती है। उसके बाद अगर चाहे तो पार्लियामेंट इसको एज अ कानून में कन्वर्ट करना चाहे तो कानून में कर सकती है। ठीक, ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, ऑर्डिनेंस को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए नहीं इशू करा जा सकता है। ठीक, कि जो ऑर्डिनेंस है उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए इशू नहीं कर सकते। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। और जो ऑर्डिनेंस है, ओनली एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू ही, मतलब उनकी एडवाइस मिलेगी तभी ही होगा। ठीक है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के बिना नहीं आप कर सकते। ओके, तो इसको ध्यान रख लेना। कुछ पार्डनिंग पावर, मतलब जो ये करते हैं पार्डनिंग इन द सेंस कि जो इनके पास पावर है, जो सजा से रिलेटेड माफ करने की, ये सब इनको सबसे पहले पार्डन मिला हुआ है। पार्डन, कॉम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट, रिप्राइज। तो ये इनको क्या मिली हुई है? आपको पार्डनिंग पावर है काफी अच्छी से। ठीक, मतलब पार्डनिंग पावर इन द सेंस कि वो किसी एक जो व्यक्ति है जो कि आपका मतलब सजा काट रहा है, तो उससे रिलेटेड। ठीक, ओके, बट उसमें ये नहीं है कि ये आपका अधिकार है तो आप इसको लेके ही रहेंगे, ये सब चीजें। ठीक, कि अगर आपको प्रेसिडेंट बना कर देता है, नहीं भाई तुम मतलब इन द सेंस कि मैं तुम्हारी सजा को माफ नहीं कर सकता, ये वो। ठीक, अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ पार्डन में क्या होता है। अ, इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका एक्यूज है ना, मतलब इसके अंदर जैसे कि हम बोल देते हैं कंप्लीट एब्सोल्व कन्विक्शन, कि क्या होता है कि मर्सी पेटिशन के बेसिस पे मर्सी पेटिशन लगाई जाती है, मतलब गुहार लगाई जाती है प्रेसिडेंट से, है ना। तो उसमें क्या होता है कि ये अपनी गुहार लगाता है कि मेरी डेथ पेनल्टी को कम कर दो, या जो मेरी सजा है उस चीज को मतलब पूरा मतलब हटा दीजिए। ठीक, तो मे बी पार्डन वाले केसेस में कभी कभार क्या होता है, जेल की टर्म को पूरा पूरा डिक्लाइन भी कर दिया जाता है कि हाँ चलिए ठीक है, इनकी सजा को कम करा जाता है, ये वो। मतलब मान लीजिए कोई 10 साल का सजा काट रहा है और उसने लास्ट में 1-2 साल पहले उसने अपनी पार्डन वाली मर्सी पिटीशन डाली, तो वो 2 साल मतलब नहीं करने हैं तो उसको माफ कर देगा कि चलो ठीक है इसको निकाल देते हैं। ठीक, डेथ पेनल्टी में भी आपकी मर्सी पिटीशन डाली जाती है, जैसे आपको पता है शबनम वाला जो केस है। शबनम को काफी अच्छे से मतलब उसके लड़के वगैरह ने मर्सी पिटीशन वगैरह डाली थी, क्यों? क्योंकि ताकि वो चीज कम हो जाए, ये डेथ पेनल्टी उसको ना मिले, कम इन द सेंस कि वो डेथ पेनल्टी उसको ना मिले, है ना। कंप्लीटली डिक्लाइन, मतलब कंप्लीटली कन्विक्शन का एब्सोल्वेशन हो जाता है। ठीक, कि चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम इसको निरस्त करते हैं। ओके, एक आपको क्या देखने को मिलता है इसके अंदर? कोम्यूटेशन, कोम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट, रिप्राइज। ठीक, रेस्पाइट के अंदर क्या होता है, जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं वो आपको क्या करते हैं, जो मान लीजिए आपको सुप्रीम कोर्ट ने हाइपोथेटिकली 10 साल की सजा दी है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन देखते हुए प्रेसिडेंट आपकी रेस्पाइट, मतलब अपनी रेस्पाइट अप्लाई करते हो, क्या करता है कि आप अगर मान लीजिए ओल्ड एज में हैं, या कोई अगर कोई महिला है वो प्रेग्नेंट है, या उसकी हालत खराब है, तो उसमें प्रेसिडेंट अपनी रेस्पाइट वाले पावर को यूज करता है, और जो उसको मान लीजिए 10 साल की सजा मिली हुई है तो 5 साल की उसको सजा को कर देता है। ठीक, ओके, रेस्पाइट के अंदर आपकी सजा कम हो जाती है। 10 साल है तो 5 साल कर दी, 5 साल है तो 2-2.5 साल कर दी। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, इसके अलावा क्या होता है आपका कोम्यूटेशन। कोम्यूटेशन में क्या होता है? कोम्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि जो आपका, जैसे कि मान लीजिए इसमें जो आपका करेक्टर है, करेक्टर ऑफ पनिशमेंट है,
वो आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैरेक्टर ऑफ पनिशमेंट कैसे चेंज होता है? मान लीजिए किसी को डेथ पेनल्टी मिली हुई है, तो उसको कंपनी मतलब उसको जेल में डाले रखेंगे पूरा मतलब पूरी जिंदगी, है ना? ठीक, मतलब पनिशमेंट का फॉर्म चेंज हो जाता है, कैरेक्टर। डेथ पेनल्टी मिली हुई है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दो। ठीक, तो वो वाली चीज है। रेमिशन, रेमिशन के अंदर क्या होता है? जो आपकी क्या है, जो आपका जो कैरेक्टर है पनिशमेंट का, वो चेंज नहीं होता है, बट जो अमाउंट है पनिशमेंट की वो चेंज हो जाती है। अमाउंट इन द सेंस कि रेस्पाइट के अंदर तो कुछ स्पेशल कंडीशंस पे देखने को मिल रहा था, बट इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें भी आपको देखने को मिलता है एक तरीके से वो जो पनिशमेंट का जो कैरेक्टर है, मतलब मिली हुई तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही है, बट उसका टेन्योर चेंज कर दिया है। ठीक, मतलब कुछ चीजों को देखते हुए, है ना? मतलब जो जैसे रेस्पाइट में भी वही चीज थी कि ओरिजिनली जितनी भी अबॉर्डेड पनिशमेंट थी, उसको थोड़ा सा किन चीजों पे देखा जा रहा था, आपके ओल्ड एज, प्रेगनेंसी, सिकनेस वगैरह, जो भी इंसान की डिसेबिलिटी वगैरह, इन सबको देखते हुए। ठीक, ओके। एक रिप्राइव होता है, ये रिप्राइव क्या स्टे ऑर्डर की तरह होता है। स्टे ऑर्डर इन द सेंस कि अगर आप देखें, ये एक टेम्परेरी स्टे होता है आपकी पनिशमेंट पे, मर्सी पेटिशन की बेसिस पे। मतलब कि जैसे मान लीजिए कुछ समय के लिए आप बाहर निकल गए हैं, ठीक, स्टे की तरह काम होता है इसका। रिप्राइव का भी एक तरीके से टेम्परेरी स्टे है, जो भी आपकी पनिशमेंट मिली है उसके ऊपर। ये भी मर्सी पेटिशन के थ्रू प्रेसिडेंट से गुहार लगाई जाती है। ठीक, इसको ध्यान रख सकते हैं। और अगर आप इसमें देखें, तो क्या ये जो प्रेसिडेंट है इसमें भी अपने आप से सारी चीजें कर रहा है? नहीं भाई, इसको भी रिकमेंडेशन मिलती है इसमें। तो जो हम बोलते हैं ना रबड़ स्टाम्प ऑफ सील, ये जो प्रेसिडेंट है इस तरीके से, क्योंकि ये जो इन सब ये जो चीजें कर रहे हैं, पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पेक्ट, रिप्राइज, ये भी तो अपनी खुद मर्जी से नहीं कर रहे हैं ना। ये भी एडवाइस पे कर रहे हैं। किसके एडवाइस पे होती है ये वाली चीजें भी? बताइए, ये जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की आर्टिकल 72 के अंदर में, वो किसकी एडवाइस पे होती है? कौन करता है? काउंसिल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मिनिस्टर। हाँ एग्जैक्टली, तो यानी कि ये वाली जो पावर है, ये भी पावर उनके हाथ में नहीं है। ठीक, वो भी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे होता है। ठीक, चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर आप इनकी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर देखें, डिस्क्रिशनरी पावर इन द सेंस क्या, कि जो काफी अच्छे से इनमें ही लाइक करती हैं और कोई उस चीज को नहीं कर सकता। ठीक, कि ये अपॉइंटमेंट जो करता है आपके पीएम का, पहली बात तो आपके पीएम का कहीं पे भी मेंशन नहीं है और इन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? ये पीएम का अपॉइंटमेंट कैसे, कि जो लार्जेस्ट आपकी मेजोरिटी होल्डिंग पार्टी निकल के आती है, तो उसमें से उस पार्टी को चुनते हैं, और उसमें से जो भी व्यक्ति नॉमिनेट कर रखा होता है उस पार्टी ने, तो उसको एज अ पीएम की पोस्ट के लिए रिक्रूट करा जाता है। ठीक, और पीएम भी इनके नाम पे ही काम करता है ना। पीएम भी इनके नाम पे ही काम करता है। अगर कोई मेजोरिटी नहीं है लोकसभा में, या प्रधानमंत्री की किसी वजह से डेथ हो गई है, तो उस टाइम पे ये सारी चीजों को हैंडल करते हैं, है ना? आपको पता है ना, एक कंडीशन ऐसी बनी थी कि राजीव गांधी को बुलाया गया था प्रधानमंत्री, वो प्रेसिडेंट के द्वारा, कि आप अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं, जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी में चुन के नहीं आई थी। तो शायद जेल सिंह थे प्रेसिडेंट, तो उन्होंने बुलाया था, तो उन्होंने मना कर दिया था राजीव गांधी ने बनाने से गवर्नमेंट। ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकते हैं। लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं अगर मेजोरिटी लॉस्ट हो गई है। ठीक, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट आपकी कॉन्फिडेंस में नहीं है। ठीक, अगर उनके खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है, तो ऑब्वियसली बात है वो उसमें है ही नहीं मेजोरिटी में, उनके जो एमपीज हैं वो उनको छोड़ के जा रहे हैं। ठीक, तो इसको ध्यान रखना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वही क्या, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार प्रेसिडेंट रहे हैं। संजीवा रेड्डी आपके 1977 में अनअपोज्ड प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक, जाकिर हुसैन ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कि अपने ऑफिस में ही डेथ हो गई थी उनकी 1969 में। ठीक, ये ठीक है, इसका ध्यान रख सकते हैं। और कुछ इनके साथ कंपेयर किसको करके पढ़ा जाए, गवर्नर को अगर इनके साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे तो चीजें आसान रहेंगी, क्योंकि कंपेरिजन स्टडी ज्यादा सही रहती है, क्योंकि दोनों में सेम ही चीजें हैं, तो कंपेयर करके पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है चीजों को, है ना?
और अगर मैं यहीं पे गवर्नर को ले आता हूँ, गवर्नर में फिर ज्यादा कुछ चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक, गवर्नर को अगर देखें तो आर्टिकल 153 से 167 के बीच आपका गवर्नर आते हैं, पार्ट 6 के अंदर में। ठीक, ये आपके चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। ठीक, और ये नॉमिनल हेड हैं स्टेट के, आपको पता ही है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, ठीक, जो आपका गवर्नर है वो एक या दो स्टेट के लिए रह सकता है। जैसे कि आपका आता है ना, दो स्टेट के लिए मिलकर एक गवर्नर काम कर सकता है। ओके, कि जो एक सेम पर्सन है वो आपका दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए गवर्नर रह सकता है, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। इनका अपॉइंटमेंट करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक, ये सेंट्रल नॉमिनी होते हैं, बट इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है इनका। सेंट्रल नॉमिनी इन द सेंस कि वो काफी सेंटर की चीज, मतलब एक कम्युनिकेटिंग वे होते हैं बीच में। जैसे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट गवर्नर, गवर्नर काफी गवर्नर के अंडर में कौन, सीएम काफी अच्छे से चीजों कर रहा है। वो अलग बात है कि हाथ में सारे पावर आपकी इनके होती है, सीएम या पीएम के, बट नाम पे तो सारी चीजें इनके होती है ना, गवर्नर के और प्रेसिडेंट के। यूनियन में सारी चीजें नाम पे होंगी प्रेसिडेंट के, स्टेट में सारी चीजें नाम पे होंगी गवर्नर के। ठीक, इनमें भी वही क्वालिफिकेशन, क्या 35 साल की एज होनी चाहिए, गवर्नर बिलोंग करना चाहिए, है ना। मतलब इन द सेंस कि एक तरीके से होता है ना, ये सरकारी कमीशन ने एक वो दी थी ना, एक क्या नाम है, रिकमेंडेशन, कि जो गवर्नर है वो उस स्टेट का नहीं होना चाहिए, अदर स्टेट का होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं ये चीज बताने में ध्यान नहीं रही, जिस टाइम पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो प्रेसिडेंट अपनी कुछ डिपॉजिट अमाउंट आरबीआई में जमा करता है। ठीक, 15,000 रुपए डिपॉजिट होते हैं। ठीक, मान लीजिए कि वो जो प्रेसिडेंट, जो पर्सन है जो नॉमिनेट, मतलब तीन बंदे खड़े हुए हैं और प्रेसिडेंट को एक ही बनेगा, तो एक पर्सन प्रेसिडेंट बन गया, बाकी जो दो हैं, तो क्या उनको वो जो 15,000 रुपए का जो डिपॉजिट है वो उनको वापस मिलेगा, अगर वो नहीं इलेक्ट होके आ पाए तो? बताइएगा। नहीं मिलेगा। 1/4 वोट होगा तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगर 1/4 से वोट कम होंगे तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक, उसकी कंडीशन है, वरना उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ ठीक है, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया से वोट ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है नहीं मिलेगा, और उससे कम है तो उनको मिलेगा। 1/4 से जमानत जब्त हो जाएगी यहाँ पे। कंडीशन क्या है गवर्नर की, वही सेम प्रेसिडेंट की, कि कोई से भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। ठीक, इम्यूनिटी मिली हुई है दोनों को, वही आर्टिकल 361, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती हैं इनके खिलाफ जिस टाइम पे ऑफिस में है। ठीक, सिविल प्रोसीडिंग्स में भी इनको 2 महीने का नोटिस दिया जाता है। तो और ये जो गवर्नर के जो इमोल्यूमेंट और जो अलाउंसेस मिल रहे होते हैं इनको, वो आपके डिमिनिश यानी कि कम नहीं करे जा सकते हैं जिस टाइम पे इनका टर्म ऑफ ऑफिस चल रहा है। ठीक, इनके कार्यकाल के दौरान इनका इमोल्यूमेंट और जो अलाउंसेस इनको मिल रहे हैं वो कम नहीं कर सकते हैं आप। ये यूपीएससी 2018 के स्टेटमेंट है ये। 2018 में यूपीएससी ने स्टेटमेंट पूछा था ये। ठीक, ध्यान रखना। इनका जो टर्म है ये भी 5 साल का होता है, लेकिन ये है इसके अंदर कि इनका टर्म तो 5 साल है, सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट को सही लगे। चलो ठीक है, 5 साल तो सही है। अब ये चीज बताइए, यानी कि यहाँ पे फिर आपको प्रेसिडेंट का वो देखने को मिल रहा है वर्चस्व, कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट डिसाइड कर दिया यहाँ पे कि 5 साल के लिए इनका, ठीक है 5 साल का इनका टेन्योर है, लेकिन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि रास्ता ही फिर आ गई प्रेसिडेंट की। तो मतलब अगर उनका मन है तो वो तो उसको हटा भी सकते हैं बहुत जल्दी से। मान लीजिए उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये काम मेरे अनुसार नहीं कर रहा है, जब मन करा उनको तब हटाए, जब मन करता वो अपॉइंट करा। तो ये जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, क्या जुडिशियल रिव्यू के अंडर में है कि नहीं है, बताइए। कम अंडर जुडिशियल रिव्यू और नॉट?
प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट कम अंडर जुडिशियल रिव्यू। बाकी जितनी भी हमने पीछे देखे हैं ना, सेटिस्फाइड प्रेसिडेंट के सेटिस्फाइड है कि नहीं है, ऑर्डिनेंस लाने, ये सब, तो जितनी भी वो कंडीशंस थी सेटिस्फाइड वाली, वो सारी आपको जुडिशियल रिव्यू के अंदर में देखने को मिलेंगी। लेकिन दिस थिंग, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट कम अंडर जुडिशियल रिव्यू। हाँ एग्जैक्टली, दिस थिंग इज नॉट कम अंडर जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में नहीं आता है सर, चाहे कैसा भी हो। अगर प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उसको, मतलब मैंने बोला ना इनका टर्म 5 साल के लिए है, लेकिन सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है या फिर जुडिशियल रिव्यू में नहीं आता है। इसी वजह से तो गवर्नर के टेन्योर की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। 5 साल के लिए डिसाइडेड है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये नहीं पता कि 5 साल से पहले भी अगर हटा दिए जाए तो कोई इशू नहीं है। तो देर इज नो सिक्योरिटी ऑफ गवर्नर टेन्योर। और इसी वजह से आपके, बट डिसीजन तो आएगा। मैं समझा नहीं, डिसीजन तो आएगा किसका, क्या बोल रहे हैं एक बार बताइएगा मैम। डिसीजन तो आएगा, जो प्रेसिडेंट लेगा। हाँ वो प्रेसिडेंट का डिसीजन है, वो आएगा, वो बताएगा, तभी तो वो हटेगा। ऐसा थोड़ी कि उसने रातों रात मनमानी करके सुबह उठ के हटा दिया उसको। वो तो पूरा पब्लिश होगा चीजें तो। बट ऐसे केस देखने को नहीं मिले हैं अभी तक भी। अब क्योंकि आपको पता है पॉलिटिकल चीजें क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, वो आपको पता है, मेरे को पता है। ठीक। मैं भी समझा नहीं मैम, एक बार आप माइक ऑन करके बताइए क्या। तो वो चीज जुडिशियल रिव्यू होगी ना। कह मैं रही हूँ मैं अगर वो समझा नहीं जो मैम। भी डिसीजन आप बोल रहे हो कि जो रिमूवल है वो नहीं आएगा, बट जो डिसीजन लेगा बाहर जब आएगा, तो उसको अगर कोई बंदा सेटिस्फाई नहीं हुआ या गवर्नर ही नहीं हुआ, तो वो तो जा सकता है ना। मैम देखिए, सबसे पहली बात, कोई पर्सन बाहर से कोई ऐसा कोई पेटिशन डालता नहीं है, क्योंकि गवर्नर का रिक्रूटमेंट किसी हमारे थ्रू वैसा हो भी नहीं। अब अगर आप देखें, मैं आपको केस बताऊं, अभी तमिलनाडु में एक शायद महिला वगैरह थी, या जैसे शायद, मेरे को एग्जैक्टली नाम ध्यान नहीं आ रहा है उस केस का भी। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अगर वो प्रेसिडेंट है, अगर प्रेसिडेंट उसको हटाना चाहे तो वो हटा सकते हैं। वो अपना प्लेजर के अकॉर्डिंग, मतलब जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है वो आपके जुडिशियल रिव्यू के अंडर में नहीं आता है बिल्कुल भी। लेकिन आप उसमें किस सेंस में, आप मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा है कि आप, मतलब कि जैसे वो डिसीजन बाहर ठीक है, निकल का कोई है। नहीं, समझ गए। नहीं ये नहीं आपने नहीं, ये बोल, जैसे होता है ना कभी कभी, ये क्या करता है कि गवर्नर वगैरह, जैसे हमने देखा है ना महाराष्ट्र साइड में और इसमें भी, कि रिमूव तुरंत कर देता है। तो ठीक है, हाँ समझ गए। मेरी आवाज क्या आगे पीछे होकर आ रही है क्या? मतलब मैं बोल पहले रहा हूँ और बाद में आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा नहीं, सही आ रही है। है। ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज बताना कि जो ये, अगर कोई रीअपॉइंटमेंट चाहे सेम स्टेट में, मतलब मान लीजिए कि गवर्नर है, उसका कार्यकाल खत्म हो गया 5 साल का, तो दोबारा क्या उस गवर्नर को उसी स्टेट में रिक्रूट करा जा सकता है? यस, करा जा सकता है भाई, उसको उसी स्टेट में रिक्रूट, अगर रीअपॉइंटमेंट सेम स्टेट में आपका उसका हो सकता है। ओके। और जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं वो टेम्परेरी अपॉइंट कर दिए जाते हैं गवर्नर, इफ अगर वो पोजीशन खाली होती है तो। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या, जैसे प्रेसिडेंट में हमने वही पावर देखी थी, तो यहाँ पे गवर्नर की क्या पावर है एग्जीक्यूटिव में, स्टेट के अंदर।
अगर एग्जीक्यूटिव पावर देखें गवर्नर की, तो वो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, सीएम को अपॉइंट करता है, एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करता है, ठीक, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है। प्लस जैसे ही वो उस पोजीशन पर आता है तो उसको चांसलर घोषित कर दिया जाता है हर एक यूनिवर्सिटी का। एक चीज बताइए, कल मैंने आपको रिकमेंडेशन बता रहा था, पंची कमीशन, सरकारी कमीशन, एआरसी, राजमन्नर कमेटी, इन सब की। ऐसी कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन थी जिसने की बोला था कि आपको गवर्नर को सारी स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं बनाना चाहिए? और ये मैंने बताया था। वो किस कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि जिसने ये बोला था कि आपको गवर्नर को चांसलर नहीं बनाना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी का, स्टेट की? बताइए। एक क्वेश्चन तो मैं पूछ सकता हूँ, और ये कल ही हमने डिस्कस करा है। कौन सी कमेटी थी? एआरसी या आपका पंची कमेटी, कोई सी भी टू गेट? अच्छा चलिए, बताइएगा। ठीक है, कोई नहीं, आप बताइए, मैं बता दूंगा आप लोगों को। पंची कमेटी, ठीक है ना? ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेजिस्लेटिव पावर अगर देखूं तो जो काउंसिल में मेंबर्स होते हैं उनको रिक्रूट करता है ये, है ना, जो अपॉइंट नॉमिनेट करके, है ना, जो नॉमिनेट करके आता है। ठीक। गवर्नर में लेजिस्लेटिव पावर ये भी होती है कि वो रिजर्व करके रख सकता है बिल को, किसके लिए? प्रेसिडेंट की असेंट के लिए। ऑर्डिनेंस इशू करता है सेम प्रेसिडेंट के साथ। इसलिए मैं प्रेसिडेंट और गवर्नर को एक साथ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी मोर एफिशिएंट, है ना। अगर हमने प्रेसिडेंट अभी पढ़ लिया, गवर्नर आप 2 दिन बाद पढ़ रहे हो, तो फिर सही नहीं होंगी चीजें, क्योंकि दोनों में सेम ही चीज है, तो एक ही साथ पढ़ लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। फाइनेंशियल पावर में क्या देखने को मिलता है कि जो मनी बिल होता है, इनकी प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए आपकी गवर्नर की, ठीक है, स्टेट में। जुडिशियल पावर में देख सकते हैं, जुडिशियल पावर में क्या है कि ये जो अपॉइंटमेंट करते हैं जजेस का हाई कोर्ट में, काफी अच्छे से, ठीक। पार्ड इनको काफी अच्छे से पार्डनिंग पावर होती है, बट डेथ सेंटेंस की नहीं होती। डेथ सेंटेंस इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे प्रेसिडेंट की अगर देखते हैं तो प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंसेस में भी पार्डनिंग पावर देता है, बट पार्डनिंग पावर नहीं होती है गवर्नर की डेथ सेंटेंस में। इनको भी वीटो पावर सेम होती है जो अभी हमने प्रेसिडेंट के लिए डिस्कस करी, कि असेंट असेंट को विद होल्ड करके, मतलब असेंट नहीं दे सकते हैं, विद होल्ड करके रख सकते हैं, रिजर्व रख सकते हैं, बिल रिटर्न कर सकते हैं, ठीक। ये सारी चीजें अभी देखी थी, ठीक। ओके, तो ये जो हमने अभी प्रेसिडेंट के अंदर में देखी थी वही इसमें। अब इसमें एक और चीज आती है क्या, कि ये जो आपका होता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, आर्टिकल 213 के अंदर, आर्टिकल 213 के अंदर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कब आएगी? वही कि जिस टाइम पे दोनों सदन स्टेट के रनिंग में नहीं है और वो मिल नहीं रहे हैं, ठीक। तो अगर गवर्नर को एक, मतलब गवर्नर को अगर एक महसूस होती है चीज कि वो सेटिस्फाई हो जाता है एक्शन लेने के लिए कि यस, मेरे को ऑर्डिनेंस लाना चाहिए, लेकिन वो ऑर्डिनेंस आता किसकी? उस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस करा स्टेट के कि आप ऑर्डिनेंस ले आइए। तो जब वो ऑर्डिनेंस लेकर आता है तो यानी कि वो सेटिस्फाई होता है चीजों से कि चलो ठीक है, अब मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ तो मैं लेके आता हूँ। तो ये वाला जो सेटिस्फेक्शन है, ये आपका जुडिशियल रिव्यू के अंडर में, ध्यान रखना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उसको एडवाइस करा कि आप ऑर्डिनेंस लाइए। वो जो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं तो वो सेटिस्फाई हुए कि चलो ठीक है, अब मैं सेटिस्फाई हूँ, कंडीशन प्रिवेल कर रही है, तो मैं जुडिशियल वो ऑर्डिनेंस इशू कर देता हूँ। लेकिन वो जो सेटिस्फेक्शन है किसका? गवर्नर का। वो सेटिस्फेक्शन आपके जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आता है। किस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इस चीज को जुडिशियल रिव्यू के अंडर में डाला? 44th अमेंडमेंट के थ्रू आपका वो चीज जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आती है, ठीक। तो उसको ध्यान रख लेना। ओके, तो ये गवर्नर की आपको पार्डनिंग पावर भी सेम देखने को मिलेंगी। कोम्यूट कर सकता है, रिप्राइव, रेस्पाइट, जो कि अभी हमने पीछे देखी है, दोबारा से इसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक। बट ये डेथ सेंटेंस में कुछ नहीं कर सकते। ओके, गवर्नर डेथ सेंटेंस को छोड़ के बाकी सेम चीज वही जैसे आपके प्रेसिडेंट है वैसे कर सकते हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। इनकी डिस्क्रिशनरी पावर, वही रिजर्वेशन ऑफ बिल,
फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। ठीक, मतलब रिजर्वेशन, मतलब बिल अगर आया है तो वो प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए रख सकते हैं अपने पास। प्रेसिडेंट रूल लगाने के रिकमेंड करते हैं, कल हमने इमरजेंसी भी पढ़ी थी, ठीक, तो ये प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए भी रिकमेंड करते हैं। ओके, तो इसको ध्यान रखना। और आपके ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किससे, चीफ मिनिस्टर से, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेटिव पॉलिसीज का अगर इनको लेना है कि हाँ चलिए ठीक है ये चीजें सही चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक, कुछ एडिशनल डिस्क्रिशन पावर, जैसे ये सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश कर सकते हैं, है ना, इस्टेब्लिश, जैसे कि नागालैंड, आसाम, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या कर्नाटका वाले रीजन में, ठीक, इन्होंने करे भी हैं। कुछ एडिशनल अगर जरूरत होती है तो कुछ डेवलपमेंट बोर्ड को ये एडिशनली अपॉइंट कर सकते हैं। तो ठीक है, आपका प्रेसिडेंट भी और आपका गवर्नर दोनों एक साथ कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि एक कंपेरेबल स्टडी ठीक है एज कम्पेयर टू कि एक ही चीज के बारे में पढ़ा जाए। ठीक, तो प्रेसिडेंट कंप्लीट हो जाता है और गवर्नर, यानी कि चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 30 दोनों का कंपेरेबल स्टडी कर लिया है। आपका वाइस प्रेसिडेंट बचता है, छुटकू सा चैप्टर है ये भी। छुटकू सा चैप्टर क्या है, इसमें इलेक्शन कैसे होते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, वोट एंड अफर्मेशन, वैकेंसी है, इलेक्शन कुछ नहीं है, बता देता। ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ये आपकी प्रेसिडेंट के बाद सेकंड हाईएस्ट ऑफिस आपको देखने को मिलता है, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट भी डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता है पीपल के द्वारा, ये इलेक्टेड करे जाते हैं आपके दोनों सदनों के एमपीज वगैरह के द्वारा, जिसके अंदर आपके इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर दोनों होते हैं दोनों सदनों के। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को और यूटीज को नहीं इंक्लूड करा जाता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उनको रिक्रूट करा जाता है, वो इंक्लूड करा जाता है, मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर और यूटी जिन जिन में लेजिस्लेशन है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, उनके एमएलए भी पार्ट लेते हैं, बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सिर्फ आपके लोकसभा राज्यसभा के दोनों इलेक्टेड मेंबर प्लस नॉमिनेटेड मेंबर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है ना, वाइस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक, क्वालिफिकेशन वही 35 साल की एज कंप्लीट हो रखी हो इनकी भी। ओके, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड हो। ठीक, किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इंडल्ज ना हो। ठीक, इनका जो टेन्योर होता है 5 साल का होता है। इनको रिमूव करा जा सकता है राज्यसभा के रेजोल्यूशन के द्वारा, अगर वो स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है तो। ठीक, ध्यान रखिएगा। ओके, और इनका कोई भी ग्राउंड रिमूवल का मेंशन नहीं है। और आपको पता है ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं आपके राज्यसभा के। एक्स ऑफिशियो का मतलब मैंने एक बार और बताया था, क्या होता है एक्स ऑफिशियो का मतलब, व्हाट इज एक्स ऑफिशियो? व्हाट इज एक्स ऑफिशियो? जॉब के साथ साथी, हाँ एग्जैक्टली। जैसे ही तुम्हारी जॉब लगी, तुम्हारी शादी हो गई, तो सेम जैसे ही तुम वाइस प्रेसिडेंट होने, तुमको चेयरमैन बनना ही बनना है उसके साथ, मतलब खैरात में मिली हुई चीज। खैरात में भी नहीं, मतलब वो पोस्ट के बाद आपको वो वाली पोस्ट मिलनी है। जैसे आप वाइस प्रेसिडेंट मिले तो आपको साथ में ये मिलेगा ही मिलेगा। जैसे होता था ना, जैसे वो आपने वो वाली मूवी देखी है बंधन, जो जिया जी बोलेंगे मैं वो करूंगा, सलमान खान बोलता है, तो उसके साथ उसका साला भी आ जाता है। उसकी वाइफ तो आती आती है, साला भी साथ में आता है दहेज में। तो वही वाली चीज है ना, जो जीजा जी बोलेंगे मैं वो करूंगा। ठीक, वो वाली बात है। सरपंच टू मेंबर ऑफ पंचायत, सही बोल रहे हैं। और अगर आपका प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट है तो आपका वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट आपके एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट जिस टाइम पर उनकी डेथ हो जाती है। ओके,
और मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट की भी डेथ हो जाती है, तब कौन एक्ट करेगा एज वाइस प्रेसिडेंट? मतलब दोनों ही नहीं है ऑफिस में, देन तब क्या होगा? तब क्या होता है, टाइप करिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों की ही डेथ हो गई है, वो ऑफिस में नहीं है किसी कारणवश, तो उस टाइम पे कौन एक्ट करेगा एज अ, पहली बात चलिए ठीक है, प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पे है। अच्छा छोड़िए, चलो उसको मैं बताऊंगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, जितने भी डिस्प्यूट रिलेटेड होंगे इलेक्शन से रिलेटेड वाइस प्रेसिडेंट के, वो क्या राज्यसभा में डिसाइड होते हैं? मतलब जो फाइनल डिसीजन है वो राज्यसभा या लोकसभा का निकल के आता है, इलेक्शन कमीशन का निकल के आता है, कहाँ पे होता है? तो क्वेश्चन बोलता हूँ, ऑल डाउट एंड डिस्प्यूट इन कनेक्शन विद इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय, किसके द्वारा? डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। इफ अगर कोई भी डिस्प्यूट आपको इलेक्शन से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, तो वो सारे डिस्प्यूट आपके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ही फाइनल होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अच्छे, आई थिंक आप ध्यान रखेंगे इन सब चीजों को। तो आर्टिकल 63 से 71 तक होता है। 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट आपका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है काउंसिल ऑफ स्टेट का। 65 की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट कर सकता है प्रेसिडेंट के जैसा, अगर प्रेसिडेंट नहीं है, वैकेंट ऑफिस। आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 67 टर्म ऑफ ऑफिस से रिलेटेड है वाइस प्रेसिडेंट के। आर्टिकल 68 time of holding election to fill vacancy in the office of vice president and the term of office of person elected to fill casual vacancy। मतलब वही कि वो जो खाली रहता है आपका वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वगैरह, तो वहां पे कितने दिनों में इलेक्शन वगैरह कैसे होना है कि नहीं। 69 आपका ओथ एंड अफर्मेशन से रिलेटेड है वाइस प्रेसिडेंट के। 70 आपके डिस्चार्ज से रिलेटेड है प्रेसिडेंट के। एक वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन इन अदर कंटीजेंसी। 71 मैटर रिलेटेड टू कनेक्टेड विद इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अगर कोई भी मैटर कनेक्टेड है आपके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, वो आर्टिकल 71 डील करता है उससे। ठीक, आपका वाइस प्रेसिडेंट भी खत्म होता है, प्रेसिडेंट तो है ही, गवर्नर भी। ठीक, 8:27 हो गए हैं भाई, 8:30 होने वाले हैं ना, तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं।